मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर मिल रही है। अनियंत्रित ट्रक ने मारी है बस को टक्कर। ट्रक ने कार को भी चपेट में ले लिया है। हादसे में कार और बस सवार 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस ने घायलों को भेजा है अस्पताल। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभी तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। हालांकि अस्पताल में सभी को पहुंचा दिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने पहले बस को टक्कर मारी, उसके बाद एक कार को भी टक्कर मारी है। मुजफ्फरनगर से बाहर आने वाली गाड़ियां आती है और हाईवे पे जो ये मर्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे मुजफ्फरनगर से खतौली की तरफ जाने वाली एक रोडवेज बस में मेरठ की तरफ से आ रहे एक ट्रक द्वारा सीधी टक्कर मारी गई, जिसमें बस में सवार जो सवारियाँ थी उनको चोट लगी और साथ में जो बस थी उसके पास से एक ऑल्टो कार गुजर रही थी, उसमें सवार जो सवारियाँ हैं उनको भी चोट लगी है। अभी जो जिला अस्पताल में जितने भी जिला अस्पताल और बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में जो मजरूब लोग थे उनको भिजवाया गया है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त है उसके मुताबिक दोनों अस्पतालों में लगभग 16 लोग उपचार हेतु पहुँचे हैं, जिनमें से 2 लोगों की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। बाकी अन्य अभी सभी लोग सुरक्षित है और सभी लोग उपचाराधीन हैं। यहाँ मौके पे जो बस और ट्रक जो है उनको हटवाया जा रहा है। कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ है, लेकिन जैसे ही बस हट जाएगी तो यातायात सुचारू रूप से चलने लगेगा। और संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देर रात्रि का ये मामला है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 वैरना कट के पास की ये घटना है, जहां पर एक अनियंत्रित जो ट्रक था उसने एक बस में टक्कर मारी और बस में टक्कर लगने के बाद जो है एक अल्टो कार भी उसकी चपेट में आई, जहां पर जो है बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बस में और अल्टो कार में सवार लगभग 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची जिला प्रशासन और पुलिस ने जो है सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। उनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मेरठ के लिए रेफर किया गया है। जी तो अभी क्या बताया जा रहा है, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो घायल हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल में अच्छा उपचार उनका चल रहा है और जो लोग जिला अस्पताल से मेरठ के लिए भर्ती कराए गए थे उनकी भी हालत अभी जो है सामान्य बताई जा रही है, क्योंकि उनकी देर रात जो है हालत खराब हो गई थी। उसी के चलते डॉक्टरों ने उन्हें मेरठ के लिए रेफर किया था। जी बिल्कुल आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अमेठी से बड़ी खबर, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। मरने वालों में पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे भी शामिल। किराए के मकान में रहते थे मृतक। 4 लोगों की निर्मम हत्या कर हत्यारे मौके से फरार हो गए हैं। सुनील कुमार सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे और उनकी पत्नी और बच्चों का भी कराया गया है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बाद शवों को पैतृक निवास के लिए किया गया रवाना। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, हत्या का मोटिव जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि हत्या की गई है लूट के इरादे से। ये ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियां रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे पास
इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पे बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। हमें जानकारी है कि यहाँ पे गोली अंदर ये मकान में मास्टर साहब रहते थे, जो हमारी ग्राम सभा के स्कूल में कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत थे, जो यहाँ निवास कर रहे थे किराए पर। और यहाँ कुछ लोग पड़ोसी सामने ये बता रहे हैं कि अंदर गोली चली और हम लोग भाग करके वहाँ आरती चल रही थी, वहाँ से लोगों को बुलाए आए सामने और प्रशासन के कुछ लोग मौके पर आके मौजूद हुए। जब अंदर जाते हैं तो 4 लोग तड़प के मतलब एक्सपायर हो चुके थे। हमारा लगभग 2-2.5 महीना से लगभग यहाँ रहते हैं। तो मतलब आवाज़ अंदर से आई तो हम लोग जाने पाए जो दंगे गोला दो, मतलब कैसी आवाज़ आई? बंदूक की आवाज़ आई। तो हम लोग जाने पाए तुरंत, फिर यहाँ अगल बगल पब्लिक को बुला कर फिर फोर्स को बुलाए थाने में, चौराहे पर जाकर। चौराहे फोर्स थी। घटना का समय क्या रहा होगा लगभग? 7:15 लगभग थी। आपको पूरी क्या आपने इस दरवाजे से जाते हो किसी को देखा? नहीं, जब पुलिस यहाँ तक पीछे से भी कोई रास्ता है? पीछे मरता पे घर बन रहा है, काम चल रहा है उसमें। और संवाददाता आदित्य तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ ये मामला था और अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा ये देर रात लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच की घटना है, जब एक सरकारी सहायक अध्यापक जो है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने एक किराए के मकान में रहकर और घर में परिवार में रह रहा होता है। उसी वक्त अचानक से अज्ञात कौन आया घर के अंदर और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, और गोलियां इतनी बरसाई कि सहायक अध्यापक के साथ साथ उसकी पत्नी और उसके 2 मासूम बच्चे जो है वो मौत के घाट उतर गए। तो देखने वाली बात यही रही कि आखिर ये है कौन हत्यारा। आनन फानन मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद में जिस तरीके से घटना का अनावरण करने का हवाला दिया, लेकिन साफ जाहिर हो रहा है, पुलिस प्रथम दृष्टया जो देख रही है कि कहीं ना कहीं सुनील कुमार जो सहायक अध्यापक थे, इनकी पत्नी ने बीते 18 अगस्त को रायबरेली में एक मुकदमा लिखवाया था एक व्यक्ति के खिलाफ, जो कि उसका छेड़छाड़ और हर्जन एक्ट से जोड़कर देखा जा रहा था, SC/ST से जुड़ा था ये मामला। तो उसमें उसी व्यक्ति के ऊपर संदेह है, और चूंकि उस पत्नी ने साफ तहरीर में लिखा था कि कभी भी मेरे परिवार की हत्या हो सकती है, तो पुलिस प्रथम दृष्टया जो है जो जिसके ऊपर मुकदमा लिखवाया गया था उस पर जो है बात आगे लेकर जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना हुई है, उस वक्त अगर बात की जाए विशाल, तो ठीक घर के पास ही दुर्गा प्रतिमा पंडाल लगा हुआ था, आरती चल रही थी, भारी मात्रा में लोग वहां पर इकट्ठा थे और इकट्ठा होने के बाद प्रशासन भी मौके पर मौजूद था। लेकिन किसी को कानो कान भनक नहीं लगी कि आखिर कौन आया घर के अंदर, कैसे प्रवेश किया। एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर वाले ने ही बताया कि मैं खुद नहीं देख पाया हूं कि कौन अंदर गया, लेकिन जब अंदर गोलियों की तड़तड़ाहट हुई है तब मैं जाके फोर्स को सूचना दिया, प्रशासन को सूचना दिया, वहां से कुछ लोगों को लेकर आया। जब तक देखा तब तक जो है बड़ी घटना घट चुकी थी। तो इस ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि जो भी घटना का आरोपी है, पुलिस उस तक पहुंचने की बात कर रही, लेकिन प्रथम दृष्टया जो पत्नी द्वारा मुकदमा रायबरेली में लिखाया गया था, पुलिस उस आरोपी को तत्काल जो है गिरफ्तार करने के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस अधीक्षक के साथ साथ IG की बात की जाए, DIG की बात की जाए, कमिश्नर की बात की जाए, जिलाधिकारी के साथ साथ कई बड़े अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे, भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर मौजूद था। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है विशाल। 4 शवों का पोस्टमार्टम जो है वो सुबह हो चुका है, और सुबह पोस्टमार्टम होने के बाद पैतृक जो उनका रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव है वहां भेजा गया है। पूरे परिवार में मातम फैला है पूरे क्षेत्र में। जो अगर बात की जाए तो इस बड़ी घटना के बाद जिस तरीके से CM योगी ने दुख जताया और लोग भी इस घटना को लेकर लगातार आहत हैं, कितनी बड़ी घटना कैसे कोई कर सकता है और वजह क्या रही होंगी। खास बात तो यही है कि जो 2 मासूम बच्चे हैं उनको किसी के गले नहीं उतर रहा कि आखिर उन मासूम बच्चों को क्यों मारा गया इस घटना में। जिससे विवाद था उससे होता, लेकिन बच्चों को जो है मौत के घाट उतारना ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि प्रशासन लगातार सक्रिय है और जल्द कार्रवाई की बात कर रहा है। जी विशाल। बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना हो जाएंगी। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों
में 20,632 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां पर कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। वहीं वोटिंग को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। और मेरठ से बड़ी खबर, व्रत के कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी है तबीयत। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 4 लोग। कुट्टू का आटा खाने से उल्टी दस्त के हुए शिकार। मरीजों को जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का बताया जा रहा है ये मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुट्टू का आटा खाने से तबीयत खराब हो गई और उल्टी दस्त के शिकार भी हो गए हैं। तो मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है, जहां पर उनका उपचार लगातार जारी है। मेरी गली से 3 जने आए हैं, 2 लेडीज 1 जेंट्स। उन्होंने अभी व्रत था आज, उन्होंने कुट्टू का आटा खाया और एकदम प्रॉब्लम बन गई। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने हमें सरकारी का एफर्ट दे दिया कि उसमें भर्ती करो। कितने मरीज होंगे वैसे मोहल्ले के, कुछ पता चला आपको? सर मैं तो अब अपनों को ये 3 को लेकर आया हूँ, लेकिन दुकान पे गए तो औरों को भी प्रॉब्लम बननी है। और संवाददाता मनीष परासर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का ये कुट्टू का आटा था? कहां से लोग लाए थे जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए? देखिए विशाल, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, कल नवरात्रि का प्रथम दिन था, जिस कारण लोग व्रत रखते हैं और व्रत में फलाहार आदि का खाना खाते हैं। जिसमें कल एक कुट्टू का आटा जो मार्केट में बिक रहा था, मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित एक दुकान से करीबन 2 दर्जन लोगों ने एक कुट्टू का आटा खरीदा, जिनको फूड पॉइजनिंग हो गई और उल्टी दस्त के वो शिकार हो गए। जिसके बाद उनको स्थानीय निवासियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ महिलाएं भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि फूड विभाग की इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी आदेश भी दिए थे कि तमाम त्योहारों से पहले सब जगहों पर फूड विभाग चेकिंग अभियान चलाए, जो अच्छी गुणवत्ता वाला खाना नहीं है उसको नष्ट कराए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो आदेश है वो धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे और फूड विभाग की तरफ से कहीं पर भी कोई चेकिंग अभियान नहीं चलाया गया, ना ही कहीं पर कोई जांच की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुट्टू के आटे में जो मिलावट आई उससे 1 दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ पर बीमार हो गए और उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर अब उनकी हालत हालांकि स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि पहला व्रत था और कुट्टू का आटा खाने से इनको ये फूड पॉइजनिंग हुई है, जिस कारण ये लोग बीमार हुए हैं। जी बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां थाना क्षेत्र चांदपुर कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुट्टू का आटा खाने से करीब 50 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। फिलहाल बीमार लोगों को परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां सभी का इलाज जारी है। लोगों ने कुट्टू का आटा खाया है, जिसके बाद में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और सभी का इलाज किया जा रहा है। सभी जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। किस तरह की परेशानी हो रही है इन लोगों को? तो उल्टी लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कभी हो रही है। ये है कि कुट्टू का आटा खाने से बार-बार ऐसी। आज नवरात्र के पहले दिन यहाँ पे चांदपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे कई सारे मरीज आ रहे हैं अस्पताल, जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था और उससे उनको फूड पॉइजनिंग का केस वो लग रहे हैं। काफ़ी लोगों को दस्त हुई है, पेट में दर्द है, थोड़ा कंपन है बॉडी में, इस तरह के सिम्टम्स पाए गए। जो मरीज़ यहाँ पे क्रिटिकल थे उनको जिला अस्पताल रेफ़र किया गया है। बाकी यहाँ पे हमारे CHC में और प्राइवेट डॉक्टरों की मदद से इलाज कराया जा रहा है। जो भी सुविधाएं की कमी है उनको हम लोग सभी जगह मुहैया करा रहे हैं। पूरी तरह से हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य टीमें सभी लोग अलर्ट मोड पे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जनता नकार चुकी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अपने सहयोगी दल के साथ सरकार बनाने जा रही है। मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हर संभव प्रयास करेगी कि विपक्षी मतों का बंटवारा न हो। अमेरिका में राहुल के बयान के साथ पूरी पार्टी खड़ी है।
तो इन उपचुनावों में भी कांग्रेस को और उसके सहयोगियों को भारी सफलता मिलेगी, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक झूठी पार्टी साबित हुई। जितने वायदे किए थे जनता से एक भी पूरे नहीं हुए। अब वो भी जमाना गया जब फर्जी इनकाउंटर और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जिस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल करके मुद्दों से ध्यान हटा लेते थे, अब जनता जाग गई। मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का सघन चुनाव प्रचार में मैं शामिल रहा हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म और संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शक्ति की उपासना का यह महापर्व आप सभी के लिए सुख समृद्धि सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही कामना है। जय माता दी। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रामपुर के रामलीला की दुकानों के बाहर एक गाड़ी में तेल उतर रहा था, जिसकी सूचना पर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी पहुंच गए और अभिलेख देखने की बात कही, जहां गाड़ी मालिकों ने ना तो संतोषजनक उत्तर दिया और ना ही अभिलेख दिखा पाए, जिसके बाद वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ने उनको कार्यालय ले जाए कर और लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं विभाग की इस कार्रवाई से उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी कई दर्जन व्यापारियों को लेकर वाणिज्य कर विभाग पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। जहाँ के लिए उसके पास बिल और ईवे बिल नहीं था, जिस जगह के लिए बिल और ईवे बिल नहीं है, वहाँ अगर माल उतारा जा रहा है तो ये नियमों का उल्लंघन है। इस आधार पर मैं गाड़ी इंटरसेप्शन करके लाया। तो कितना जुर्माना डाला जाएगा इसमें? अब इसमें नोटिस दी जाएगी। माल का मालिक सामने आता है तो माल के उस पर जो टैक्स है उसका डबल पेनल्टी लगेगी। मालिक नहीं आता है सामने तो पूरे माल का वैल्यू और प्लस टैक्स लगेगा। हमारी एक व्यापारिक फर्म है मयूर ट्रेडिंग, उस पर 1.5 लाख रुपए का जुल्म ज़्यादती लगा दी गई है। जिस प्रकार से जुल्म ज़्यादती की गई है बिल्कुल गलत है। हमारा ये कहना है कि जुल्म ज़्यादती रुकनी चाहिए। हमारी व्यापारी की गाड़ी पर 12 फुट टीन है तो 12 फुट टीन का बिल मौजूद है। ये 12 फुट टीन का बिल मौजूद, ईवे बिल मौजूद, सारी विधिक प्रक्रियाएं मौजूद, इसके बावजूद व्यापारी पर 1.5 लाख की पेनल्टी डालकर और पूरी गाड़ी को सीजर किया जा रही है, पूरी गाड़ी पर टैक्स वसूला जा रहा है। ये सरासर ज़्यादती है। व्यापारी जो हमारे वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी हैं, GST फजल दल के मनोज कुमार मिश्रा, इस प्रकार के जाति पर उतरे हुए हैं, जिसकी कीमत स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो खुद को अधिकारी बताती थी। कभी IFS, कभी IAS तो कभी IPS बनकर पुलिस अधिकारियों पर स्पूफिंग कॉल के जरिए दबाव बनाती थी। इन कॉल के जरिए अपना काम करवाने का दबाव बनाया करती थी। उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी IPS ऑफिसर की वर्दी में लगाई हुई थी। पुलिस को उस पर शक तब हुआ जब उसने एक मामले की पैरवी करते हुए नोएडा के 142 थाना इंचार्जों को फ़ोन कर दबाव बनाया। सेक्टर 142 थाना पुलिस
ने मामले की जांच की और आरोपी महिला जोया खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में ये भी पता चल पाया है कि ये महिला काफ़ी पहले यूपीएससी की परीक्षा दे चुकी है। उसमें फेल होने के बाद उसने खुद को फर्जी आईपीएस, आईएएस और आईएफएस बनकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई जगहों पर अधिकारियों पर दबाव बनाया है। तो बेसिकली एक नंबर की आइडेंटिटी बदल दी जाती है और उसके बाद कॉलर अपनी आइडेंटिटी बदल कर इसमें कॉल करता है। यह एक सॉफ्टवेयर यूज करती थी जिसका नाम पोर्टसिप है। पोर्टसिप के साथ साथ ही एक सॉफ्टवेयर यूज करती थी मैजिक कॉल। तो यह जोया खान कभी आईबी की अफसर बनकर, कभी रॉ की अफसर बनकर, कभी वरिष्ठ पुलिस अफसर बनकर ये पुलिस वालों को, आईओएस को, विवेचकों को कॉल करती थी और उच्चाधिकारियों के सीयूजी को स्पूफ करके ये आईओ को और पुलिस वालों को कॉल करती थी और उसके बाद अपने काम करवाना चाहती थी। नोएडा पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो एक फर्जी स्कूपिंग ऐप के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारियों को फोन करके ठगने का काम करती थी। वह अपना कोई निजी काम कराने के लिए उनके ऊपर रोप जमाती थी और उन्हें धमकाने का काम करती थी। उसने काफी बार कई आम लोगों को भी परेशान किया है। उस ठगी ऐप के माध्यम से उसने कई बार ऐसे लोगों को निशाना बनाया है जो कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। नोएडा पुलिस ने खुलासा करते हुए उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई में बताया गया कि महिला को पहले भी 4-5 बार गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जोया खान नाम की ये लड़की अपने कारनामों से बाज नहीं आ रही थी। नोएडा से मैं अभिषेक भाटी, HNN। मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में चल रहे रामलीला मंचन कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया जिसमें बाहर से बुलाई गई महिलाएं अश्लील डांस कर रही हैं, जिसे देख शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर पहले तो हंगामा किया, फिर कार्यक्रम बंद करा दिया और फिर इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से भी की, साथ ही कार्रवाई की मांग भी की गई। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई करने की भी बात कही है। एक विषय चल रहा था, आप लोगों के संज्ञान में आया हुआ है। पंडित नगले में रामलीला हो रही थी और रामलीला में कुछ अश्लील गाने वगैरह हो रहे थे। अधिकारियों के संज्ञान में आया, आज अधिकारियों से वार्ता हुई, सीओ सबसे और सबसे। उन लोगों ने इस पर गंभीरता से लिया और सारी कमेटी को बुला करके शिव सैनिकों के माध्यम से उसको रोक दिया गया। हम धन्यवाद देते हैं अधिकारियों का कि उन्होंने इस कार्य को एकदम संज्ञान में आते ही रोका। क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई यही कि आज प्रशासन ने कहा कि आगे से ऐसा कुछ भी होगा तो उसके खिलाफ दर्ज होगा और ये सारी अश्लीलताएँ जो धर्म के उसमें हो रही हैं, इसको किसी भी स्तर पर शिवसेना यहीं नहीं, पंडित नगरा नहीं, कहीं पर भी इस तरह की का विषय उठेगा तो शिवसेना इसे गंभीरता से उठाएगी। देखिए, ये वीडियो हम लोगों के संज्ञान में लाया गया है और ये बताया गया कि थाना कटघर क्षेत्र में कहीं रामलीला मंचन हो रहा है, वहाँ पे ये वीडियो वहाँ की है। इसके संबंध में हम लोगों ने अभी SHO को निर्देशित किया है उसकी जांच करें, उसमें कहीं भी कोई ऐसा चीज़ जो विधि विरुद्ध है, जो नियमानुसार नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले इसमें जांच की जाएगी कि वो किस किस तरह की क्या क्या है वीडियो में, वीडियो का जो कंटेंट है उसके बारे में गहनता से जांच होगी। मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र में ट्रक ने पीछे से एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें वाराणसी BHU में भर्ती कराया गया है। हादसे से नाराज परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा किया। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को समझाने में जुट गए हैं। बता दें कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन ट्रक चालक की तलाश अभी जारी है। मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर GT रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और वहाँ पर और सीधा रुख करेंगे उधम सिंह नगर का, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे हुए हैं। 116वां अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ किया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री मेला प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं।
तो उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। 116वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह आज किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। धन्यवाद। आज के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ तथा पौधा देकर उनका स्वागत करें। मैं पुनः कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे तथा विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को भेंट करेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर यूएस गौतम जी, उप महानिदेशक कृषि प्रसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ एवं पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें।